हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ हॉर्मोन्स और आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूषिका भी कहते हैं और इसको हाइपोफाइसिस सेरेब्राई के नाम से भी जानते हैं। ये जो ग्रंथि है ये मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से एक तरफ ये मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से और दूसरी तरफ ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित होती है, यानी पूरे शरीर का समाकलन, बैलेंस, इंटीग्रेशन बनाए रखती है। और इसी कार्य के आधार पर वेसेलियस नामक साइंटिस्ट ने इसे बैंड ऑफ ऑल ऑर्केस्ट्रा या मास्टर ग्रंथि का नाम दिया। हमें रिसर्च से ये पता चला है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और शरीर की अन्य ग्रंथियां हैं, इसका जो रेगुलेशन है या नियमन है ये मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। इसलिए आजकल हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड माना जाता है। पोजीशन इसकी कहाँ है, सिचुएशन इसकी कहाँ है? ब्रेन के डायंसिफेलॉन के अधर सतह पर बेसल एरिया में स्फिनॉइड बोन में एक सेला टर्सिका नाम की कैविटी होती है। उसमें ड्यूरामीटर झिल्ली के आवरण में डायाफ्रेमा सेल के स्ट्रक्चर में एक फोल्डिंग होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है वो भ्रूण की एक्टोडर्म से होता है, लेकिन ये जो परिवर्धन है ये दो पृथक क्षेत्रों के द्वारा होता है। पहला जो मुगुआ की गुफा है उसके रैडकेस पाउच से होता है और ये इनफंडिबुलम के कांटेक्ट में आने पर डिफरेंशिएट हो जाता है। तो एक इसका अपर पोर्शन बना, उसके बाद पार्स इंटरमीडिया बना, बाकी का बचा हुआ भाग इसका पार्स डिस्टालिस में मॉडिफाई हुआ और डिस्टालिस और इंटरमीडिया के जो कंटिन्यूएशन होता है या कॉम्बिनेशन होता है या जॉइनिंग होती है, वहां से पार्स ट्यूबरासिस का भी फॉर्मेशन इसमें होता है। तो दो पोर्शन इसमें हो जाते हैं, एक एडिनोहाइपोफाइसिस और एक न्यूरोहाइपोफाइसिस। इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से रैडगेज पाउच बनता है। ये इनफंडिबुलम का फॉर्मेशन कर रहा है, उसके बाद मीडियन पार्ट बन रहा है और पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इसका पार्स नर्वोसा एरिया है, ये इसका पार्स डिस्टालिस एरिया है और ये इसका पार्स इंटरमीडिया एरिया है। ब्लड सप्लाई जो इसकी होती है वो पिट्यूटरी आर्टरी से होती है। वेट इसका मेल में 0.5 से 0.6 ग्राम होता है और फीमेल में 0.6 से 0.7 ग्राम होता है। एनाटॉमी में हमने कहा कि दो भाग होते हैं इसके। माइक्रोस्कोपिकली एनाटॉमिकली नॉमेनक्लेचर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसका क्लासिफिकेशन किया था हाइपोफाइसिस का। एडिनोहाइपोफाइसिस जो कि इसका इंटीरियर पोर्शन है और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो कि इसका पोस्टीरियर पोर्शन है। एडिनोहाइपोफाइसिस में हमने डिस्टालिस, ट्यूबरेसिस और पार्स इंटरमीडिया देखा, जबकि पोस्टीरियर पोर्शन में हम देखते हैं पार्स नर्वोसा और इनफंडिबुलम और इनके बीच में पाया जाता है मीडियम इमीसेंस। ये स्ट्रक्चर है, पहले भी मैंने ये दिखाया था हाइपोफाइजियल का। ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन शो कर रहा है, ये इंटीरियर पोर्शन शो कर रहा है। बीच में इसकी वैसल्स दिखाई दे रही हैं जो ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती हैं। ये आर्टरीज में ब्लड सर्कुलेशन लेके आती है और इम्प्योर ब्लड को ले जाने का काम इसकी पोस्टीरियर हाइपोफिजियल वेन्स करती हैं। हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी का जो फर्स्ट पोर्शन हम स्टडी करेंगे इस वाले स्लाइड में, इस वाले पार्ट में, ये है एडिनोहाइपोफाइसिस जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का लगभग 3/4 पोर्शन बनाता है और इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं, एक क्रोमोफोब सेल्स और दूसरी क्रोमोफिल सेल्स। जो क्रोमोफोब सेल्स हैं ये लगभग 50% के करीब हैं, रिजर्व सेल्स हैं, सी सेल इनके कहते हैं। किसी भी तरह की स्टेन से ये स्टेन नहीं की जाती, टोटिपोटेंट सेल हैं। सेल डिवीजन की इनमें कैपेसिटी है और ये क्रोमोफोब ही कई बार मॉडिफाइड होकर क्रोमोफियल में भी ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। दूसरी तरह की कोशिकाएं हैं क्रोमोफिल सेल्स। स्टेन से स्टेन किया जा सकता है। मैक्सिमम जो हार्मोन्स हैं एडिनोहाइपोफाइसिस के वो क्रोमोफिल सेल्स स्टेन करती हैं। स्टेन के बेसिस पर दो तरह की है, एसिडोफिल जो एसिडिक स्टेन से स्टेन होती हैं और दूसरी बेसोफिल्स जो कि बेसिक स्टेन से स्टेन होती है। एसिडोफिल्स लगभग 43% होती हैं, एसिडिक स्टेन से स्टेन होती हैं। दो तरह की सेल्स हैं, पहली अल्फा एसिडोफिल्स या सोमैटोट्रॉफिक सेल्स जो सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं और दूसरी इप्सिलॉन एसिडोफिल या लैक्टोट्रॉफिक सेल्स जो कि लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन्स का सिक्रीशंस करती हैं। दूसरी तरह की सेल्स हैं बेसोफिल सेल्स, ये 7% हैं, बेसिक स्टेन से स्टेन होती हैं।
ये है थायरोट्रोफिक जो TSH का सिक्रीशन करती है, गोनेटोट्रोफिक जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, लैक्टोट्रोफिक सेल्स जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सिक्रीशंस करती हैं। तो एडिनो हाइपोफाइसिस के जो हार्मोन्स हैं उनके बेसिस पर हमने कहा कौन कौन से हार्मोन्स हैं। पहला है ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोफिक हार्मोन्स। इसका जो ओरिजिनेशन होता है ये पार्स डिस्टालिस से होता है। अल्फा एसिडोफिल्स इसमें सेल्स हैं। केमिकल नेचर इसके ग्लोब्यूलर है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 2,20,000 के करीब है और टारगेट ऑर्गन बॉडी की सारी सोमैटिक सेल्स हैं। क्या क्या काम करती हैं ये सेल्स? ग्रोथ पर इफेक्ट है ये हार्मोन की ग्रोथ, बोन की ग्रोथ, कार्टिलेज की ग्रोथ, मसल्स की ग्रोथ, इंटरनल ऑर्गन्स की ग्रोथ और लगभग कंप्लीट बॉडी ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं। मेटाबॉलिज्म पर इसका इफेक्ट रहता है। कार्बोहाइड्रेट का ये मेटाबॉलिज्म करता है और लिवर और मसल्स में सारी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। अगर इस ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता और रेगुलर ग्रोथ हार्मोन दिए जाने पर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। इसलिए इस हार्मोन को हम डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। ये पैनक्रियाज को इंसुलिन सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करता है। तो पहला प्रभाव हुआ कार्बोहाइड्रेट उपापचय पे। दूसरा है प्रोटीन उपापचय पे कि जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को बढ़ाता है। तो यूरिन के साथ मिनिमम नाइट्रोजन एक्सक्रीट होती है जिससे जो टिश्यूज हैं उसमें प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो। फैट मेटाबॉलिज्म पर ये इफेक्ट देता है। जो एडिपोज टिश्यू है उससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को फ्री करता है और जो ब्लड है उसमें फैटी एसिड फ्लो होने लगता है और जो ब्लड है उसमें फैट की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाती है। मिल्क प्रोडक्शन पर ये इफेक्ट डालता है। जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट करता है जिससे लैक्टोजेनेसिस की क्रिया प्रभावित होती है। मैमल्स में एक्चुअली ये मिल्क प्रोडक्शन पर प्रभाव डालता है। जो बर्ड्स हैं उनमें ये क्रॉप मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। क्रॉप मिल्क प्रोडक्शन का काम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की हेल्प से हो गया। इसकी कुछ एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। अगर इसका हाइपोसिक्रीशन होता है या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कम सिक्रीट होता है तो बच्चों में या तो ट्रॉफिज्म आ जाता है, बौनापन रह जाता है या साइबर्न्स डिजीज हो जाती है। और अगर इसका हाइपर सिक्रीशन किया जाए तो बच्चों में या तो जाइजेंटिज्म हो जाता है और वयस्क में अगर ये होता है तो एक्रोमेगाली नामक रोग हो जाता है। किस तरह से इसको रेगुलेट किया जा सकता है? तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन को रेगुलेट करता है एक तो हाइपोथैलेमस जिसकी अल्फा एसिडोफिल सेल्स इसके सिक्रीशन को सोमैटोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर से कंट्रोल करती हैं। अगर किसी तरह से खाने में इसकी कमी हो जाती है तो इसका जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और भी फैक्टर्स हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं। तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन पर हाइपोग्लाइसीमिया का यानी शुगर की कमी का, फास्टिंग करने से, ओवर एक्सरसाइज करने से, टेंशन करने से या गहरी नींद लेने से सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो ये सारे फैक्टर ग्रोथ को इंक्रीज करने का काम करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन्स को इनहिबिट करते हैं? तो कुछ हार्मोन्स हैं जैसे ईस्ट्रोजन और अंडाशय हार्मोन या ओवरी से निकलने वाले हार्मोन। तो जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज वाली स्टेज फीमेल्स में आती है बॉडी की ग्रोथ अफेक्टेड हो जाती है, बॉडी की ग्रोथ होना रुक जाती है और सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ होने लग जाती है। इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टिकॉइड है। कॉर्टिकॉइड हार्मोन सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के इफेक्ट को कम कर देता है। दूसरा हार्मोन हम लोग लेते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी जो ओरिजिनेशन होता है वो पास डिस्टालिस से होता है। इसकी सेल्स बेसोफिल टाइप की सेल्स हैं और इसका केमिकल जो नेचर है ये ग्लाइकोप्रोटीन है। मॉलिक्यूलर वेट 30,000 है। टारगेट ऑर्गन इसका थायराइड है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड की ग्रोथ को और थायराइड की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। आयोडीन कितना यूज किया जाएगा, थायरॉक्सिन कितना सिंथेसिस होएगा और ब्लड में